युजांग कहता तुम बाकी डीमन किंग से अलग हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम फर्स्ट डीमन के सम्मान नहीं करते। कितना झंझट भरा है। और अपने चेहरे से स्किन को निकालते हुए कहता है और अब मेरे लिए इस घिनौने चेहरे को उतारने का समय आ गया है। और अपने असली रूप में आते हुए कहता तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इतने समय तक इस भयानक मॉन्स्टर की कॉपी करना कितना घिनौना था। सेकंड डीमन ये सब देख के काफी हैरान हो जाता है। बाकी बीस्ट भी कहता है इंसान क्या वो फर्स्ट डीमन नहीं है? तो फिर फर्स्ट डीमन कहाँ है और वो शख्स आखिर कौन है? युजांग कहता है कितनी ताजगी भरा है। एक डाउस मास्टर कहता है उसने कहा था कि शिकार पे पहुंचने के बाद वो हमसे मिल सकता है। वो इतने समय से डीमन किंग के बीच था। दूसरा मास्टर कहता है वो तो काफी बहादुर है। तो तीसरा कहता है वो शख्स वही सनमून गेट साइड का युजांग है। सेकंड डीमन कहता तुम कौन हो और तुमने फर्स्ट डीमन के रूप में खुद को कैसे छुपाया और अब फर्स्ट डीमन कहाँ पे है? युजांग कहता मुझे देखने के बाद भी तुम नहीं समझते। बेशक वो मेरे हाथों मर चुका है। मैंने उसकी बॉडी को टुकड़ों में फाड़ दिया और उसकी हड्डियों को मैंने उसके हड्डी और सेल का यूज गलाने के लिए किया। मैंने उसके सोल को दो भागों में बांट दिया। एक भाग को उसको यादों में देखने के लिए जबकि दूसरे भाग का यूज करके खुद को छुपाने के लिए एक बॉडी बनाने के लिए किया। मैंने उसकी हर एक चीज ले ली जो मैं ले सकता था, यहाँ तक कि उसकी इटर्नल एल्केमी भी दे दी। एक भी अंश भी बचा नहीं है। उसे घोंसले बीस्ट को पूरी तरह से सफाया करने के लिए। और चीखते हुए कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीने? युजांग कहता पहले तो मैं तुम लोगों के साथ कुछ और समय बिताने का प्लान बनाया था लेकिन फिर मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई। और एक सूर्यकिरण को निकालते हुए कहता अब सब मुझे पता चल गया कि मैं जिस कमीने को ढूंढ रहा था वो यहीं पे है। अब समय आ गया कि मैं ये सबको खत्म कर दूं। उसे ऊपर को भेजते हुए कहता मेरा असली प्लान। और वो सूर्यकिरण ऊपर जाते हुए एक फॉर्मेशन बन जाता है। कहता है कि ऐसी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है जो ब्लड मीडियम को यूज करता है। ये बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन है इसलिए बहुत ही ज्यादा ब्लड चाहिए। इसलिए अब तक यहाँ पे लगातार खून बहता रहा है। वर्ड आयरन में इसमें सभी जिंदा चीजें तुम सभी एक साथ जाओगे। हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो डाउस मोंग के ठीक बीच में है। उस जगह पे हजारों मोंग तुम्हारा स्वागत करने के लिए पहरा दे रहे हैं घोंसले बीस्ट। अब जब हालात इस तरह बिगड़ गया है तो बच्चे हुए डीमन किंग को वश में करना बुरा विचार नहीं होगा। होंगन और होरी उसे ही देख रहे होते हैं। सेकंड डीमन कह रहा तो फर्स्ट डीमन हमारा सिंबल फर्स्ट डीमन। युजांग कहता फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए अभी भी काफी ब्लड नहीं है। सब लोग क्या कर रहे हो? और भी ज्यादा खून बहाते रहो। ओल्डमैन हंसते हुए कहता ये तो बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है कि हमारे पास उस शख्स के टैलेंट को एक्सेप्ट करने के अलावा और भी कोई चॉइस नहीं है। और एक आगे बढ़ते हुए कहता चलो चले हमें और भी ज्यादा खून बहाना चाहिए। सभी घोंसले को मार डालो। और कहते तुम हमें डाउस की जमीन पे ले जा रहे हो। और अटैक करते हुए कहते हम ऐसा नहीं होने देंगे। इससे पहले कि इस फॉर्मेशन को कुछ ऐसा ब्लड मिले मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। उस पर काफी सारे स्टोन से अटैक करने लगते हैं। युजांग भी अपने वेपन को आगे करते हुए कहता कितना परेशान कर देने वाली बात है। अगर तुम संयम बरती होती तो अच्छा होता। और होरी के सारे स्टोन को टुकड़े टुकड़े करने लगता है। कहता मैं तुम्हारा यूज बदला लेने के लिए करता और तुम्हारी जान बच जाती। आगे बढ़ते हुए कहते कमीने तुमने अपनी जिंदगी को छोटी कर लिया। और बिल्कुल होरी के पास पहुंच जाता है और जाकर उस पर जबरदस्त अटैक करता है। लेकिन हम देखते होरी उसके सामने होती ही नहीं। और उसके पीछे जाते हुए कहते तुम तो बहुत ही स्लो हो। यहाँ मेरे लिए तुमसे लड़ने का समय नहीं है। आगे बढ़ते हुए कहते तो फिर मिलते हैं। और आगे बढ़ते अपने मन में कहती है मेरे लिए सबसे जरूरी इस समय वो फॉर्मेशन है। मुझे बस उस चीज को डिस्ट्रॉय करना जो फॉर्मेशन को चला रहा है। लेकिन तभी हम देखते होरी का विजन ढूंढा होना शुरू हो जाता है और वो भी काफी हैरान रह जाती है क्योंकि पॉइजन एरो आके होरी को ही लगता है। और युजांग कहता कितनी बेवकूफ औरत है। तुम तो सच और झूठ में भी फर्क नहीं कर सकते। तो नाइन डीमन बस मर जाओ। दूसरी तरफ हम अपने सनगुन को देखते जो उन सभी मास्टर से लड़ रहा होता है। मास्टर माँ का स्वॉर्ड भी टूट चुका था। कहता उस फिल्म ने 4 स्टोम मास्टर को हरा दिया। ये फिल्म आखिर है क्या? हमें पीछे हटना होगा। मास्टर माँ आप क्या कर रहे हैं? क्या आप मरना चाहते हो? वे काफी हैरान हो रहा था अपने मन में। कहता इसमें कोई शक नहीं है कि वो बस एक नॉर्मली घोंसले 20 में से एक था। तो इतने कम समय में वो उस लेवल तक कैसे पहुंच गया? कापते हुए हाथ तो सर काफी गुस्से में कहता मैं इसे नहीं मान सकता। सनगुन पे अटैक करते हुए कहता मैं इस बात को कभी भी नहीं मान सकता। लेकिन सनगुन भी उस पर जबरदस्त अटैक कर देता है जिससे वो करा जाता है और हमारा सनगुन उसे घूर के देख रहा होता है। मास्टर माँ का भी शायद काम वहीं पे खत्म हो जाता है और उसका ध्यान भी फॉर्मेशन पे जाता है और उसे देखता रहता है। तभी मास्टर माँ हंसना शुरू कर देता है जिससे सनगुन उसे देखता है। कहता भले ही मेरी मौत यहाँ पे हो जाएगी लेकिन ये उन 10 कैलेमिटी का विनाश होगा। हमारे असली प्लान तो डीमन किंग और तुम सबको यहाँ से घसीट ले जाने की है। उस जगह पे पहरा दे रहे आगिंटी मोंग तुम सभी को जान से मार डालेंगे। भले तुमने ये फाइट जीत लियो लेकिन फिर भी वॉर का विजय था। सनगुन भी इस बात से काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है। दाउस कहता है जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी वजह से कुछ कीमती चीज को खो दिया। स्पिरिचुअल बीस्ट हम यहाँ पे अपनी जान को जोखिम में डाल कर आए थे और तुम्हारे जैसे अनचाहे हालात के लिए भी पहले से तैयार थे। और एक शैडो पे अटैक करते हुए कहता हमने जो बलिदान दिया उसी की वजह से ये पूरा हुआ है और यही हमारे लिए काफी है। साढ़े 10-20 तक आगे बढ़ते हुए कहता उन कमीनों ने अपनी विल पावर को खो दी है। उन्हें अभी घेर लो और सभी के सभी को मार डालो। डीमन चीखते हुए कहता खुद को संभालो अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। अपने पंजे निकालो और लड़ो। 7 डीमन किंग तुम क्या कर रहे हो? 7 डीमन कहती है फर्स्ट डीमन मर चुका है। 10 कैलेमिटी
कैलामिटी डीमन फ्यूचर का क्या होगा। डीमन किंग कहता तुम जैसे डीमन किंग में इस तरह हालात में कैसे लड़खड़ा सकती हो। तभी उसका ध्यान भी फॉर्मेशन पे जाता है। अपने मन में कहता मुझे सबसे पहले उस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। अगर हम दाउस के इलाके में चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी उसके पीछे ओल्ड मैन पहुंच जाता है और उस पर अटैक करता है, जिससे डीमन किंग अपने हाथ से ही रोक लेता है। ओल्ड मैन कहता तुम कहाँ जा रहे हो, हमने पहले जो काम शुरू किया उसे पूरा करना होगा। मल्टीपल अटैक करते हुए कहता तुम्हें मरना होगा। दुष्ट भोरी दर्द के मारे कर्राहट होती होंगे। कहती नहीं मेरे मास्टर। युजांग कहता चुप रहो, चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है, इससे तुम्हारे मालिक की जान चली जाएगी। ये तुम्हारे जैसे घोंसले बीज के लिए सबसे घातक पॉइजन है, जो अपने शरीर को काटने पर भी ठीक हो सकते हैं और गर्दन काटने पर भी जिंदा रह सकते हैं। होंगन भड़कते हुए कहता तुम कमीने में तुम्हें जान से मार डालूंगी। अपने बीस्ट रूप में आ जाती, जिससे युजांग भी थोड़ा हैरान होता है और हैरान इस कहता रेड थंडर नॉन वुल्फ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे जैसे मिस्टीरियस स्पिरिचुअल बीइंग देखने को मिलेगा। उस रिंग के बावजूद तुम बंधे हुए फिर भी तुम खड़े हो पा रही हो तो कमाल है। अगर उस फॉक्स की जगह तुम्हें काबू में ना किया गया होता तो हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो जाते। अपने वेपन को उठाते हुए कहता क्योंकि तुम एक अनमोल स्पिरिचुअल बीइंग है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। उस पर अटैक करते हुए कहता इसलिए मेरा ऑर्डर मानो। इस अटैक से होंगन भी कर रहा जाती है। युजांग कहता है मैंने सभी इंटोक्टर को हटा दिए हैं, अब मुझे बस उस कमीने का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना है। अब फॉर्मेशन भी पूरी तरह से ग्लो करने लगता है, जिससे वो कहता है वाह फॉर्मेशन भी पूरी तरह से पूरा हो गया है, तो अब ये हो चुका है। दूसरे मास्टर माँ साहब हंसते हुए कहता है इसके साथ आप सभी 10 कैलामिटी डीमन किंग को टुकड़े टुकड़े होते हुए देख पाओगे। सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन किंग में इस जगह में घसीटे जाने से ही मारे जाएंगे। सनून अपने रिंग को देखते हुए अपने मन में कहता है मेरे रिंग में रेजोनेटिंग हो रही है, ब्लैक फॉक्स खतरे में है। मास्टर माँ कहता मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारी मौत खुद नहीं देख पाऊंगा। सनून कहता क्या तुम भड़कते हुए कहता क्या अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। हम काफी सारे पर्पल एनर्जी को देखते हैं, उसके बीच में इंसेस बर्नर को देखते हैं, जिससे मास्टर माँ का ध्यान भी उस पे जाता है और सिनर्जी कहता सब हो गया स्पिरिचुअल शपथ। सनून कहता तो ठीक है। सिनर्जी कहता हालांकि मेरे अभी के रूप के लिए ऐसी शपथ। सनून कहता मेरे लिए इतना ही काफी होगा। सिनर्जी कहता कितना अजीब इंसान है, तुम ऐसी शपथ क्यों लेना चाहते हो। आखिरकार मेरा किस्मत एक स्पिरिचुअल माउंटेन बनने का ही है। सनून कहता ऐसा है क्योंकि आपके पास 9 हेवनली मून ट्रेजर है जो सेलेस्टियल सील को खोल सकता है। सिनर्जी को इससे कुछ समझ में नहीं आता। वो सारे स्टोर मास्टर फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। सनून कहता क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था, तुम्हारी प्लान एकदम सही थी, लेकिन तुमने एक बात को नजरअंदाज किया और वो मैं था। हम लोग तो वो फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। इससे दाऊद कहता आखिरकार हमने कर ही दिखाया, ये हमारी जीत है, अब ये खत्म हो गया है, इसमें मैं अपनी पूरी दुश्मन को मिटा दूंगा। युजांग कहता चलो चले हमारी धरती पर। लेकिन तभी वो फॉर्मेशन गायब हो जाता है, जिससे युजांग काफी हैरान रह जाता है। अपने मन में कहता टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वो तो गायब हो गया। दाऊद भी हैरान हो रहे थे और कहते ये क्या है, वो फॉर्मेशन तो अचानक ही गायब हो गया, क्या हमें अब तक वापस नहीं आ जाना चाहिए था। सच में आखिर क्या हुआ, क्या कोई समझा सकता है कि हम किस हालात में हैं। तब वहाँ पर थंडर के साथ पोर्टल ओपन होने लगता है, जिससे सभी दाऊद और स्पिरिचुअल बीस्ट उसे देखते साथ ही युजांग भी और होरी भी नीचे की ओर गिरने लगते, जिससे सनून अपने हाथ को आगे और करता है और उसे पकड़ते हुए कहता है ब्लैकी। दूसरे मास्टर माँ को देखते जिसके आंख फटे ही रह जाते हैं। कहता मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था, मुझे उसे रोकना चाहिए था। मेरे एल्डर मुझे उम्मीद है कि तुम उस कमीने को हरा दोगे। ये कहते वो भी वहीं पे मर जाता है। इसे बाकी कहते हैं मास्टर माँ और अपने सनून को देखते जो युजांग के सामने आ चुका होता है और युजांग उसे घूर के देख रहा होता है। सनून भी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है हम फाइनली फिर से मिल गए हैं युजांग कहता है इस वर्ल्ड आयरन मेज में जहाँ फ्लाइंग ट्रेजर भी काम नहीं करता, एक स्पेशल थ्रेट का मोस्टर स्पेस को चीरते हुए वहाँ पे घुस आया है। और दूसरी ओर देखते हुए कहता है ये जमीन जो लगातार हिलती रहती थी अब रुक गई है। इसका संबंध पहले हुए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का अचानक गायब होने से जरूर होगा। मेरे हिसाब से जो प्लान एकदम सही थी अब पूरा हो चुका है। हैरानिस के लास्ट में सब कुछ गड़बड़ हो गया। अपने दूसरे वेपन को सम्मन करते हुए कहता लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अलावा हम उन कमीनों से कहीं ज्यादा संख्या में हैं। मैंने सभी डीमन किंग को अलग कर दिया है ताकि स्पेस बेंडिंग ट्रेजर ना खुल सके। ये उन चूहे से बिल्कुल अलग नहीं है जो इस समय इस जगह पे फंसे हुए हैं। कुछ भी नहीं बदला है। इसमें बेशक ज्यादा समय और बलिदान लगेगा, लेकिन इस जगह पे मौजूद सभी स्पिरिचुअल बीस्ट एक एक करके मारे जाएंगे। सनून कहता है ब्लैकी क्या तुम मुझे सुन सकते हो। उसके चेहरे को जैसे छोटा उसका चेहरा बिखरना शुरू हो जाता है। इसे सनून अपने मन में कहता मुझे ब्लैकी का बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि पॉइजन पहले से उसके सोल में एंटर कर चुका हो। ये मैं उसे बचा नहीं सकता। क्या मुझे बहुत देर हो गई है। क्या मेरे पास इसे इस तरह मरते हुए देखने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। नहीं मैं कसम खाई है कि मैं अपने लोगों के आंखों के सामने फिर कभी नहीं खोऊंगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। तभी कहता है एक रास्ता हेवन डिफाइन टेक्निक। जब वो मौत के करार पे होते हैं तो उनका ग्रोथ रिवर्स हो जाता है और वो बच्चे में बदल जाते हैं। तो तुम हो दूसरा मैं रिकार्नेशन ऑफ द डेड। और वो स्पेल को पढ़ते हुए कहता मुझे नहीं पता कि उसकी शकल सूरत में क्या बदलाव आएंगे, लेकिन इसके बारे में बाद में सोचना बेहतर होगा। अपने बॉडी से एक सोल को निकालते हुए कहता ब्लैकी सब कुछ ठीक
ठीक हो जाएगा, बस इसे एक्सेप्ट कर लो। उसे होरी के बॉडी के अंदर डालने लगता है और अपने मन में कहता है अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ब्लैकी के जान बचाना। अभी हम देखते हैं ब्लैकी का बॉडी ककून में कवर होने लगता है और वो पूरी तरह से कवर हो जाता है। हम देखते हैं वो ककून छोटा हो जाता है, जिसे सनगुन मन में कहता है ये मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन कम से कम इससे ब्लैकी का जान तो बच जाएगी। ये सब मेरी मेरे सीनियर की याददाश्त की बदौलत है। युजांग को देखते हुए कहता तो अब काफी गुस्से में आकर जमीन पर लैंड करता और कहता है अब तुम्हें अपने कर्मों का फल चुकाना होगा। युजांग भी अपने मन में कहता ये इंटेंस मर्डर हो रहा, मुझे उससे कम नहीं आंकना चाहिए। उससे कहता हालांकि तुम अभी आए हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम्हारे जैसे कोई अभी तक जिंदा है तो जो मर रहे हैं उन्हें भी शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेली हम सबका सामना कर सकते हो? सनगुन कहता मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे भी से निपटने की जरूरत है। युजांग कहता तुम्हारा क्या मतलब है? अभी हम देखते पूरा जमीन कांपने लगता है और कोई अपने पैरों को पटकता है, जिसे दाउस कहने लगता है ये क्या है? स्पेशल बीस्ट भी इससे हैरान होता है। युजांग का ध्यान भी इस पे जाता है। हम देखते ग्रीन लाइट और भी ज्यादा तेज होने लगता है। शायद वो सारे दाउस एक जगह पहुंच जाता है, जिससे वो कहते हैं हम कहाँ पे हैं? ये तो स्पेस बाइंडिंग ट्रेजर है, ये वॉइड आयरन माउंटेन की चोटी। स्पेशल बीस्ट देखते हुए कहता है इसकी वापसी हो गई है। दाउस काफी घबराते हुए कहता है ये तो नामुमकिन है, ये नहीं होना चाहिए था। ये ड्रैगन पैलेस के ठीक बीचों बीच कैसे गिर सकता है? युजांग भी मन में कहता ड्रैगन पैलेस ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसका मीना ने कुछ नहीं किया, क्या कोई और एग्जिस्टेंस हो सकता है जो इससे भी पावरफुल हो? सनगुन कहता ये आ रहा, जिससे युजांग का ध्यान भी उस पे जाता है। स्पेस बाइंडिंग ट्रेजर दोबारा एक्टिवेट होने लगता है। हम वहाँ पे एक गोले को देखते हैं जो ऊपर की ओर जाने लगता है और ऊपर बादल इकट्ठा होने लगता है। तभी उस पर जबरदस्त ठंडर गिरता है। वो ठंडर जबरदस्त ऐसे उस पर गिर रहा था जिससे सारे दास उसे ही देख रहे होते हैं। और स्पेशल बीस्ट कहते हैं ये तो हेवनली टेस्टिंग थंडर क्लाइमिटी है, नहीं ये तो उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। डेमन किंग भी कहता है ये हेवनली थंडर। युजांग भी हैरानी से अपने मन में कहता है हेवनली थंडर, आखिरकार इस जगह पर लेजेंडरी हेवनली थंडर कैसे आ सकता है? सनगुन कहता है कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। सनगुन कहता हाँ तुम सही हो, लेकिन मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे ऐसी गर्जन देखूंगा। हम लोग तो पूरा हेवनली थंडर उस पर गिरने लगता है। हम देखते वहाँ पे एक लेजेंडरी बीस्ट को देखते हैं। इसे दाउस काफी हैरानी से कहता है डिवाइन बीस्ट, ये एक डिवाइन बीस्ट है। स्पेशल बीस्ट कहते हैं वाओ फायर क्यूलन, यकीन नहीं हो रहा कि लेजेंडरी फायर क्यूलन है। वो सारे अपने घुटने पे आते हुए कहते हैं इटर्नल एक्सिस्टेंस को ग्रीटिंग। हम देखते हैं आसमान से 5 कलर के लाइट नीचे की ओर आने लगता है। जैसे सनगुन अपने मन में कहता है 5 कलर की लाइट, ये तो सभी पाथ का अंत है, ऑफ हेवन और इमॉर्टैलिटी, द सेलेस्टियल पाथ। और ये सिनर्जी होता है जो कहता है जैसा उम्मीद थी इंसानी दुनिया बहुत ही छोटी है। युजांग भी काफी हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ के सारे दास के मुंह से ब्लड आने लगता है, साथ ही उसके प्रेशर से स्पिरिचुअल बीस्ट भी कराने लगते हैं। युजांग अपने मन में कहता है सिर्फ उसके बोलने से ही उसने इतना ज्यादा हलचल पैदा कर दिया है। सिनर्जी कहता मुझे लगता है कि तुम सभी को मुझे इस रूप में सहना मुश्किल हो रहा है। और हम देखते वो इंसानी रूप में चेंज होने लगता है, इंसानी रूप में आ जाता है। उस लाइट को मास्टर जैन भी देख रही हो तो एक मास्टर कहता है मास्टर जैन क्या आपने अभी वो देखा? ऐसा हो सकता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो एक डिवाइन बीस्ट था, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन गायब हो गया, आखिरकार क्या चल रहा है? अभी हम देखते हैं फोर्थ डेमन किंग सभी को उठा के पटकने लगता है। जिसे दाउस कहता नहीं हमें घसीटा जा रहा है और भी ज्यादा रेजिस्ट्रेक्शन ऑब्जेक्ट लगाओ। दूसरा कहता हमने सभी का इस्तेमाल कर लिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। थर्ड डेमन किंग भी सभी को उठा के पटक रहा होता है। थर्ड डेमन कहता है तुम्हारी इच्छा के अलग हम तुम्हारे इलाके के बजाय हमारे इलाके ड्रैगन पैलेस में गिर गए। ड्रैगन पैलेस में एंटर करते ही तैनात हमारी सेना जल्दी तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर लेगी और अंदर घुस आएगी। में से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। इसे मास्टर जाना दाउस भी उसे देखता है। दूसरी तरफ सिनर्जी को देखते हैं जो उस लाइट को बीचों बीच होते हैं। दाउस कह रहे होते डिवाइन बीस्ट। एक मास्टर कहता है क्या ये कि इनविजिबल मिशन नहीं होना चाहिए था। दूसरा दाउस कहता है एल्डर क्या हम इसी तरह मरने वाले हैं? ये सब जो युजांग ने शुरू किया था तुम्हें जिम्मेदारी लेना होगा युजांग। अभी एक दाउस मास्टर कहता तुम सब चुप हो जाओ। हम सबने खुद ही अपनी मर्जी से घोंसले बीट से बदला लेने के लिए इस खतरनाक जगह पे हम सबने खुद ही अपनी मर्जी से घोंसले बीट से बदला लेने के लिए इस खतरनाक जगह पे कदम नहीं रखा था। भले हमारा मिशन फेल रहा लेकिन हमने घोंसले बीस्ट का सेंट्रल फर्स्ट डिमन को मार गिराया। हमारा काम हमारे एरिया के दूसरे दाउस के लिए बड़े प्रेरणा बनेगा। दाउस की तरह करो जो ग्रेट रास्ता पे चलते हैं। सिनर्जी कहता तुम नीच कमीने, तुम इस पूरे समय मेरे बॉडी पे बेकाबू होकर घूम रहे होंगे। इस जगह पे मौजूद दाउस की संख्या 96,542 लोग, तुम सभी डिस्ट्रॉय हो जाओगे। सिनर्जी की बॉडी से जबरदस्त प्रेशर निकल रहा होता है जिससे सभी दाउस कराना शुरू कर देते हैं। तभी सनगुन कहता प्लीज रुक जाए। सिनर्जी भी हैरानी से कहता क्यों? सनगुन कहता प्लीज यहाँ मौजूद सभी दाउस को उनके एरिया में वापस भेज दे। सिनर्जी को भी कुछ समझ में नहीं आता और कहता क्या तुम चाहते हो कि मैं उन सभी को दूर भेज दूं? दाउस भी काफी हैरानी से कहते क्या उस घोंसले बीस्ट ने क्या कहा? क्या उसने कहा कि वो चाहता है कि हमें वापस भेज दिया जाए? नहीं, उससे भी बढ़कर वो डिवाइन बीस्ट सच में उस घोंसले बीस्ट से बात कर रहा है। सिनर्जी कहता इस कमीने ने हमारी धरती पे घुसपैठ की और स्पिरिचुअल बीस्ट का नरसंहार किया। इन सब के बावजूद तुम चाहते हो कि मैं इनकी जान बख्श दूं। सनगुन कहता हमने बहुत सारे खून खराबे देखे हैं, ये घटना यहीं पे घटी मिडल वर्ल्ड में, इसलिए प्लीज हमें इसे खुद ही हल करने दे। सिनर्जी सोचते हुए कहता मुझे अंदर की कहानी नहीं पता लेकिन क्योंकि तुमने बता दिया तो
मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तुम सभी किस्मत वाले हो कमीने, मैं अब तुम सभी को और देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो दफा हो जाओ। हमलेट उन सभी को एक साथ टेलीपोर्ट करने लगता है, जैसे एक दाव चीखना शुरू कर देता है और प्लस झपकने भर में भी पूरा जगह खाली हो जाता है। स्पिरिचुअल बीस्ट हैरान कहते वो मॉन्क, थर्ड डीमन फोर्थ डीमन भी कहते वो गायब हो गए। सनगुन अपने मन में कहता इसके साथ में कम से कम मैं उन एल्डर के प्रति अपनी वफादारी तो दिखाई है। हम देखता आसमान में हलचल होने लगता, सिनर्जी कहता समय आ गया है। अपने हाथ के मून ऑर्न को देखने लगता है, अपने मन में कहता है डुप्लीकेटिंग सैक्रिफाइस मून ऑर्न, लो ऑफ क्रिएशन से भरा हुआ 9 हेवन मून ट्रेजर में से सबसे अनमोल खजाना। हालांकि मैंने स्पेशल शपथ ली है, लेकिन इसका मुझ पर जरा भी असर नहीं पड़ा। अगर मैं चाहूँ तो मुझे ये मिल सकता है। काफी लेते हुए कहता वो मेरे दिल में बैठा हुआ शैतान है, तो वापस भेजते हुए कहता मैं इसे वापस दे देता हूँ। और वो मून ऑन जाते हुए सनगुन के हाथ में चला जाता है। सिनर्जी कहता सुनो, भले ही हेवन हमेशा उदास दिखती हो, लेकिन वो छोटी सी बात भी नजरअंदाज नहीं करते। हर फ्लो हर संबंध नैतिकता और मानवता से जुड़ी हुई है और मिलकर हेवन से जुड़ी एक दुनिया बनती है। मेरा तुमसे मिलना, तुम्हारा मुझसे मिलना कोई संयोग नहीं है। जब तुम हेवन में पहुंच जाओ तो मुझे ढूंढना, 6 दुनिया में से बीस्ट वर्ल्ड में जाओ और मुझसे मिलो आउटर सेलेस्टियल सन गॉड। और सिनर्जी वहाँ से चला जाता, सनगुन उसे देख रहा होता है। एक बीस्ट कहता मुझे पूरा यकीन है कि वो उस बीस्ट से बात कर रहा था। डिवाइन बीस्ट ने उसे अपने पास आने के लिए कहा था। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी एक डिवाइन बीस्ट बन जाएगा? सनगुन कहता तो अब हमें अपने पुराने मुठभेड़ को खत्म करना होगा, है ना? यूजांग। दूसरी तरफ सन एंड मून सेक्ट को देखते हैं, जहाँ पे सारे बंदे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इससे दाउस हैरान कहने लगता है ये जगह, ये तो सन मून गेट सेक्ट है, हम वापस आ गए, हम सभी बच गए। यह हैंग सन सेक्ट और कुलिन सेक्ट का भी होता है, साथ ही मूसान सेक्ट का भी। लेकिन ओल्ड मैन भड़क जाता और हंसते हुए कहता डैमेट, क्या उस घोंसले बीस्ट ने हमारी जान बकस दी? घोंसले बीस्ट। हम फ्यूज सेक्ट का देखते जहाँ पे जोर जोर से हंसने का आवाज आ रहा होता है, कहता डैमेट। और दूसरी तरफ यूजांग कहता तुम कह रहे हो कि हमारी मुठभेड़? सनगुन कहता हाँ, इसलिए तुम्हें खास तौर पर यहाँ पे छोड़ दिया गया है। यूजांग कहता खैर एक दाउस और एक घोंसले बीस्ट के लिए दुश्मनी में उलझ जाने से बचना नामुमकिन है, तो आखिर तुम कौन हो? अपने द्वारा मारे हुए हर घोंसले बीस्ट का नाम याद नहीं है। सनगुन कहता जैसा कि उम्मीद था तुम मुझे नहीं पहचानते। समझ में आता क्योंकि इसे बीते 300 साल हो चुके हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? जान के आँख फटे ही रह जाता है, कहता कमीने। रोज सनगुन उसी रूप में आ जाता जिससे वो कहता है मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा ढूंढा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम खुद मेरे पास आए। सनगुन देखते हुए कहता ठीक है, जैसा कि तुमने कहा हमें इसे सुलझाना ही होगा, हमारे बीच की दुश्मनी। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, साथ ही सेकंड डीमन और होंग उनका नजर भी उस पे जाता है। थर्ड डीमन अपने मन में कहता 15 मिनट बीत चुके हैं, हालांकि वो अभी भी एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनमें से इतनी जबरदस्त एनर्जी निकल रही है कि कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। और एक पल के लिए खामोश होते हुए कहता 9 डीमन के द्वारा बताया गया वो शख्स, वो अचानक ही आ गया 10 कैलामिटी डीमन का किस्मत बदल दिया। इतना कमाल का इंसान थे। हालांकि उसका ओपोनेंट सन मून गेट का हेड है, वो जिसने फर्स्ट डीमन को मार दिया। उसने अगिनती खजाने की मदद से हमें विनाश के कगार पे पहुंचा दिया था। भले वो यहाँ पे अकेला रह गया, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि अब वो कौन सा तरीका यूज करेगा। और खुद को तैयार करते वक्त मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। तभी वो दोनों एक दूसरे तरफ आगे बढ़ते हैं और उन दोनों से टकराने वर्षे वहाँ से जबरदस्त शौक में निकलते, जिससे वहाँ की जमीन के भी टुकड़े टुकड़े हो रहे होते हैं। बाकी बीस्ट और थर्ड डीमन किंग भी पीछे और होने लगते हैं। कहते अचानक ही बाकी बीस्ट कहते हम तो उड़ रहे हैं। वो दोनों काफी स्पीड से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से दूर होते, यूजांग कहता बहुत ही बढ़िया। जो टाइगर का बच्चा पहले अपनी पूंछ दबाकर भाग जाता था, अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। सनगुन कहता मैं उस समय से बहुत ही अलग हूँ, है ना? तुम इससे कहीं ज्यादा और भी उम्मीद कर सकते हो। यूजांग अपने अटैक को तैयार करते हुए कहते मैं मानता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन तुम्हें ना मार पाने की वजह से मुझे इस हालात का सामना करना पड़ेगा। मैं दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगा। अपने थंडर रोड डिसऑर्डर से अटैक करता है, तो कहता आज मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। वो अटैक सनगुन के पास पहुंच जाता है, तभी वो अपने स्टोन का यूज करने लगता है और अपने इमोवेल बुड्ढा वेल से उसके अटैक को रोकने लगता है। अपने लाइटिंग को हाथ में पकड़ लेता है, जो एक स्पीयर बन जाता है। फिर उसे यूजांग पे थ्रो करता है, इसे यूजांग भी उसे देखता रह जाता है। तो अपने काफी सारे डिफेंसिव स्ट्रेटजी निकालते हुए कहता है मैं इससे ब्लॉक कर दूंगा, मैं इससे बचने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन जैसे सनगुन अटैक उसके ट्रेजर से टकराता है, उसमें दरार आने शुरू हो जाता है, जिससे वो भी हैरानी से कहता क्या। और वो अटैक ट्रेजर को टुकड़े करते हुए यूजांग को जाके लगता है। हम इस अटैक को दूर से भी देख सकता है। यूजांग माउंटेन को तोड़ते हुए नीचे को जाके गिरता है। जैसे वो खुद को संभालता है, हम ट्रेजर के बचे हुए टुकड़े को देखते हैं। यहाँ तक उसके हाथ के फैन भी डैमेज हो जाता है। वो अपने मन में कहता है उसने एक ही पल में 7 ब्रोकन कैंपर फैन और एसेंट ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कराने लगता है, उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। हैरानी से कहता पॉइजन, मेरी बॉडी को तो हजारों पॉइजन से इम्यून है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? अभी सनगुन अपने सिनिस्टर फिनिक्स ब्लू फायर और रूटलेस ब्लू फ्लेम टाइगर का यूज करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। हम ब्लू फ्लेम से बने पंजे को देखते और सनगुन अपने मन में कहता मुझे उसे और ज्यादा घेरना होगा, ये काफी नहीं है। हम देखते सनगुन पर भी अटैक हो जाता है और एक बड़े सा हाथ होता है जिससे सनगुन बाल बाल बच जाता है। हम देखते उसके तरफ और भी काफी सारे हाथ पड़ने लगते हैं। यूजांग कहता डैम इट ब्लू फ्लेम, मैंने इसे खास तौर पे तुम्हारे लिए ही तैयार किया है, देखते
है कि तुम इन्हें भी जला सकते हो। और वो सारे हाथ सनगुन तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे सनगुन अपने मन में कहता है मेरी सिग्नेचर ब्लू फ्लेम का उन पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। वो हाथ में स्पेशल पावर नहीं है, मुझे तो एक अलग एनर्जी का एहसास हो रहा है। अपने हमवंडा को समन करते हुए कहता है लेकिन जब हाथों की बात आती है तो मेरे पास भी उनसे लड़ने के लिए काफी ज्यादा हाथ है। वो अपने घोस्ट आर्मी को समन करने लगता है। यूजांग के हाथ और सनगुन के घोस्ट आर्मी आपस में भिड़ने लगते हैं। यूजांग का ध्यान भी उस पर जाता है, तो अपने बेल आर्टिफैक्ट को समन करते हुए कहता है वो चीज मुझे बस उन्हें बिखेरना है। सनगुन उसे देखते हुए कहता है साउंड मीडियम टेक्निक। अपने जीटर को निकालते हुए कहते क्या तुम ऐसे ही खड़े रहोगे? और वो भी अपने जीटर का एक्टिवेट कर देता है और उन दोनों में फिर से फाइट चालू हो जाती है। यूजांग हैरान से कहता 5 क्लासिक पीपा, मैं जिन 7 इमोर्टल ट्रेजर की तलाश कर रहा हूँ उनमें से एक उस कमीने के हाथ में है। वो भी खराने लगता है, अपने मन में कहता आखिर उस कमीने के पास कितनी ज्यादा ट्रेजर है। अब तक मैं अपने पास मौजूद आगिंती खजाने की ताकत से अपने दुश्मन को घेर कर उनका कत्ल करते आया हूँ। मेरे लिए उन दुश्मन को हराना कभी मुश्किल नहीं था जो सिर्फ अपने ताकत के बल पर मेरे हमलों को रोकने पर ध्यान देते थे। लेकिन उस कमीने के खिलाफ ट्रेजर टेक्निक साउंड हमले यहाँ तक कि पोइजन भी असर थे नहीं, बल्कि उसने हर हमले के जवाब उससे भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक से दिया। इससे मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ क्या मैंने पहले कभी इतना घुटन महसूस किया जितना मैं अब कर रहा हूँ। हम सनगुन को देखते जो अभी भी अपने अटैक कर रहा होता है, अपने मन में कहता है मेरे सिनिस्टर ब्लू फ्लेम उस पर बेअसर रही। मैंने इमोवेबल बुड्ढा वॉल पे बहुत ही ज्यादा पावर खर्च कर दी है, इसलिए मैं कुछ समय तक उसका फिर से यूज नहीं कर सकता। अब मेरे पास ज्यादा ट्रेजर नहीं बचे है तो मुझे उनका समझदारी से यूज करना होगा। हम देखते यूजांग के हाथ पीछे और होने लगते हैं। सनगुन हैरान से क्या उसने अपनी सारी पावर को वापस ले ली है? आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है यूजांग? इस बार ये क्या है? तभी सनगुन उसे देखता ही रह जाता है और कहता है ये एनर्जी ये तो डेविल की है।